हेलो स्टूडेंट। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीएनए मॉडिफाइड एंजाइम के बारे में। तो ये क्या होता है डीएनए मॉडिफाइड एंजाइम? ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी मदद से हम डीएनए के स्ट्रैंड को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम चाहे तो कट कर सकते हैं, कहीं पर लाइगेट कर सकते हैं, किसी का फॉस्फेट ग्रुप निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्रोसेस दैट यूज लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी टू अल्टर द डीएनए मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहना चाह रहा है? लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ये लैब में ही यूज़ होती है, जिसमें क्या होता है जेनेटिक मेकअप को चेंज किया जाता है। वो अपने बेनिफिट के लिए हो सकता है। It make use of recombinant DNA technology। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट मतलब दो अलग अलग टाइप के जो डीएनए का सीक्वेंस हो, जीन का सीक्वेंस हो, उनको मैच किया जाता है और रिकॉम्बिनेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, हमने आगे के लेक्चर में बात किया था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर है। वेक्टर को कट किया गया और उसमें एक जीन को एंटर किया गया, तो ये क्या नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखें तो 4 बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस पेयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा पेंटोस शुगर होता है, जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पेंटोस शुगर, और ये 2 न्यूक्लियोसाइड अटैच होते हैं फॉस्फेट ग्रुप से, और ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। इसको डीएनए मॉडिफाइड एंजाइम क्यों बोलते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीजर है। सीजर से क्या होता है? कटिंग होती है। कटिंग के बाद क्या होता है? फॉरेन डीएनए को जो कटिंग पार्ट है उसके अंदर ऐड किया जाता है और ऐसे अलग अलग फ्रेगमेंट बन जाते हैं। ये अलग अलग फ्रेगमेंट एक इंडिविजुअल डीएनए का काम करता है। ठीक है। अब डीएनए मॉडिफाइड एंजाइम में बेसिकली हम देखें तो बड़े बड़े तौर पे 4 टाइप के डीएनए मॉडिफाइड एंजाइम होते हैं। उसमें पहला जो है न्यूक्लियोसिस, लाइगेस, पॉलीमरेस और अनदर मॉडिफाइड एंजाइम, जो कि उसमें अल्कलाइन फॉस्फेट आ जाता है, मिथाइलेस आ जाता है और दूसरे भी आ जाते हैं। Mainly, nucleus, ligase and polymerase represent cutting and joining function of DNA manipulation। इसमें न्यूक्लियस है जो कटिंग का काम करता है, लाइगेस जो जॉइनिंग का काम करता है, और पॉलीमरेस ये सिंथेसिस का काम करता है। All other enzyme involved in genetic engineering falls under the broad category of enzyme known as DNA modified enzyme। उसमें क्या होता है? डिग्रेडेशन, सिंथेसिस एंड अल्टरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो हम 2 पार्ट के अंदर डीएनए मॉडिफाइड एंजाइम को पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद का पार्ट 2 रहेगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम 2 एंजाइम पे बात करेंगे। एक तो न्यूक्लियस रहेगा और दूसरा अल्कलाइन फॉस्फेट। तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड बाय ब्रेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड को जब ब्रेक किया जाता है बाय न्यूक्लियस एंजाइम, तो न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डेट लिंक 1 न्यूक्लियोटाइड टू नेक्स्ट इन डीएनए स्ट्रैंड। ओके। अब बात करें तो न्यूक्लियस 2 टाइप के, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। नाम पे से ही पता चल रहा है हमको। एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मतलब रिमूव न्यूक्लियोटाइड 1 एट अ टाइम फ्रॉम एंड ऑफ अ डीएनए। अब मान लो कि ये पूरी सीक्वेंस है डीएनए की, तो ये एंड पे से जब कट करेगा तो वो
कौन कट करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। वही एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब अंदर की साइड पे, तो ब्रेक इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल दिया रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब एक्सोन्यूक्लियस डिस्टिंक्ट कैसे है? तो क्या है कि एक्सोन्यूक्लियस नंबर ऑफ स्ट्रैंड, कितने स्ट्रैंड से कट कर रहा है उसके बेसिस पे एक्सोन्यूक्लियस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की मदद से समझते हैं। कोई एक्सोन्यूक्लियस है जो एक सिंगल का न्यूक्लियोटाइड से कट कर रहा है, कोई है वो 3 से कर रहा है, तो उसके बेसिस पे अलग अलग एक्सोन्यूक्लियस डिफाइन होते हैं। हम बात करेंगे 4 रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम के बारे में आज। उसमें से जो फर्स्ट 2 है वो एक्सोन्यूक्लियस है और सेकंड 2 है वो एंडोन्यूक्लियस है। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट है BAL31। ये बैक्टीरिया का नाम है, इसके अंदर से आइसोलेट किया जाता है। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होगा उसके अंदर दोनों स्ट्रैंड से कट करेगा BAL31। नेक्स्ट क्या लिखा है? ग्रेटर द लेंथ ऑफ टाइम BAL31 एलो, उतने रिजल्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट बनेंगे। मतलब BAL31 को आपने जितनी देर प्रोसेस में रहने दिया उतने डीएनए के फ्रेगमेंट ज़्यादा बनेंगे। नेक्स्ट जो एक्सोन्यूक्लियस है वो एक्सोन्यूक्लियस 3 डिग्रेड जस्ट 1 स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल लिविंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज अ प्रोडक्ट। अब जो ऊपर का है वो हम फिगर से समझते हैं। जैसे BAL31 में क्या बताया कि डबल स्ट्रैंडेड के दोनों स्ट्रैंड पे वो कट करेगा, तो ये ऊपर का पहले स्ट्रैंड पे भी है, दूसरे स्ट्रैंड पे भी कट किया है। वाइल हम एक्सोन्यूक्लियस 3 की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि ये पूरी डबल स्ट्रैंडेड है, उसमें से ये सिंगल स्ट्रैंडेड पे ही कट कर रहा है। अब देख सकते हैं दोनों यहाँ पे भी कट करता है, यहाँ पे भी, तो वो कौन सा एंजाइम हो सकता था? BAL31। नेक्स्ट एंडोन्यूक्लियस पे बात करें तो एंडोन्यूक्लियस में S1 न्यूक्लियस क्लीव ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इंक्लूड सिंगल स्ट्रैंडेड नीक इन मेनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये नीक क्या है तो ये फिगर से समझते हैं। यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसके अंदर खाली एक के स्ट्रैंड पे जब कट करेगा तो यहाँ पर एक निक क्रिएट है। निक मतलब एक स्पेस होती है जहाँ पे डीएनए के आजू बाजू स्ट्रैंड के आजू बाजू बहुत सारी स्ट्रैंड होती है, बीच में कुछ नहीं होता है, तो वो निक क्रिएट करता है। ये S1 न्यूक्लियस है। नेक्स्ट डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियस DNase1 की बात करें तो क्लीव बोथ सिंगल एंड डबल स्ट्रैंडेड, तो इसके अंदर ये दो बोथ सिंगल एंड डबल स्ट्रैंडेड पे कट करेगा। देख रहे हो यहाँ पर ये दोनों पे कट किया है। ये एंडोन्यूक्लियस हो गया। फर्दर एंडोन्यूक्लियस एकदम इम्पोर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो इसको रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम भी बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए जो है वो मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल की कटिंग करता है, तो मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। 3000 एंजाइम आइडेंटिफाई हुए हैं, 200 हैव यूनिक प्रॉपर्टीज। तो 3000 जितने अपने पास एंजाइम्स है एंडोन्यूक्लियस के। नॉमेनक्लेचर तो बहुत टफ नहीं है, बैक्टीरिया के नाम पे से दिया जाता है। इस सीरीज से कोलाई उसकी स्ट्रेन R है और ऑर्डर नंबर 1 है तो E को R1 ऐसे नाम दिया जाता है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। क्या होता है? जब ये स्ट्रैंड है और ये है, अब इसको जब जोड़ना हो तो ये जोड़ने के लिए अपने पास स्टिकी एंड नहीं है, ब्लंट एंड है, क्योंकि कहीं पे से एक आध बेस पैर ऊपर नीचे नहीं हुआ है। वाइल दूसरा देखें हम स्टिकी एंड किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर 4 बेस पैर है, यहाँ पर 3 है। वैसे ही यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है,
तो इसको जब जॉइंट करेंगे तो ये इजीली जॉइंट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्टिकी एंड। ये कंसेप्ट है स्टिकी एंड और ब्लंट एंड का। टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम में ये 3 टाइप के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टाइप 1 में क्या है, क्लीव ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस अबाउट 15 बेस पेयर लेंथ, 15 बेस पेयर के लेंथ को रिकॉग्नाइज करता है, उसको कट करता है। इट रिक्वायर Mg प्लस आयन, ATP, S एडिनोसाइल, L मिथियोनाइन। It cleave DNA about 10,000 base pair away from the 5 days end of sequence। तो ये इतना काम का नहीं होता है, क्योंकि ये जो भी हमको सीक्वेंस है उसके 1000 बेस पेयर अवे से कटिंग करता है। इसके एग्जांपल में इको के, इको बी। नेक्स्ट बात करें तो टाइप 2, यूज इन जीन क्लोनिंग, हैंस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। मोस्ट स्टेबल है। इट शो क्लीवेज ओनली एट स्पेसिफिक साइट, अपने को तो यही चाहिए जो स्पेसिफिक साइट है उस पर ही क्लीव होना चाहिए। दिस एंजाइम शो क्लीवेज इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इमीडिएटली आउटसाइड द रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस। रिक्वायर Mg प्लस आयन, फर्दर फंक्शनिंग डू नॉट रिक्वायर ATP। पहले वाले में ATP भी चाहिए, Mg प्लस आयन भी चाहिए। नेक्स्ट बात करें टाइप 3 की, इंटरमीडिएट एंजाइम बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2, रिक्वायर Mg प्लस आयन, ATP फॉर क्लीवेज। ATP इसमें भी चाहिए, उसमें भी चाहिए, खाली बीच में वाले में नहीं चाहिए टाइप 2 में। क्लीव द डीएनए वेल आउटसाइड द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस। ये भी रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस के परफेक्ट जगह पे से ही कट करता है। तो इसका सीक्वेंस देखें तो सबसे परफेक्ट है वो है टाइप 2, उसके बाद टाइप 3 और सबसे कम टाइप 1। तो ये इसकी वर्किंग सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट एंजाइम की बात करें तो अल्कलाइन फॉस्फेट। नाम पे से ही पता चल जा रहा है कौन सी कंडीशन होगी, अल्कलाइन कंडीशन। तो ये क्या करता है, अल्कलाइन फॉस्फेट रिमूव 5' फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5' टर्मिनस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। एक 3' स्ट्रैंड होता है, एक 5'। तो 5' पे से जब फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया जाता है तो वो कौन सा एंजाइम होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट। ऑल्सो रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन। प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड में से भी यही काम कर सकता है। एंजाइम मोस्ट एक्टिव एट अल्कलाइन पीएच। ऊपर की फिगर में देखें तो ये 5' फॉस्फेट है, वो अल्कलाइन फॉस्फेट की मदद से निकल गया। इसका प्राइमरी यूज क्या है, रिमूविंग 5' फॉस्फेट फ्रॉम प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज वेक्टर। मतलब बैक्टीरियोफाज के जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर में से 5' फॉस्फेट को, इसकी क्या ज़रूरत है, टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर। सेल्फ लाइगेशन मतलब दोनों स्टिकी एंड हो गए तो वो इजीली लाइगेट कर जाएंगे। फैसिलिटेट लाइगेशन ऑफ अदर डीएनए फ्रेगमेंट, दूसरा कोई डीएनए फ्रेगमेंट को जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट करना है तो भी यूज़ होता है। रिमूविंग 5' फॉस्फेट फ्रॉम फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए प्रायर टू लेबलिंग विथ रेडियो एक्टिव फॉस्फेट। रेडियो एक्टिव फॉस्फेट से ऐड करना, ये जो पहला है प्रिवेंट सेल्फ लाइगेटिंग, और ये कंसेप्ट को नीचे फिगर में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें जैसे ही लाइगेस डाला, लाइगेस क्या काम करता है, लाइगेट करता है। तो ये इसने लाइगेट कर दिया, डाइमर बन गया। अब हम यही चीज़ को अल्कलाइन फॉस्फेट से जब रिएक्ट करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, अब इस पे लाइगेशन करेंगे तो नो रिएक्शन, ये पूरा लाइगेट नहीं हो जाएगा। फर्दर अपने को फॉरेन कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट है उसको लाइगेट करना है, तो वो ये निक के अंदर, ये निक हो गया क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, तो ये निक के अंदर फॉरेन फ्रेगमेंट जो है वो बाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्कलाइन फॉस्फेट वर्क करता है। तो बस आज के लिए इतना ही।
आशा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ में हम बेसिक जीनेटिक्स पूरा कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।